अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम का जो एक करिश्मा होता है ना, वो आपकी ऊपर बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है। और खासा एक अच्छा सा स्प्रिंग सीजन चल रहा है। लाहौर में बड़े सारे फेस्टिवल्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इस्लामाबाद में भी 3-4 दिनों में, बल्कि आने वाले एक हफ्ते में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। आई गेस F9 पार्क की लोकेशन उन्होंने रखी है। ये भी सस्पेंस ही रहने देते हैं, बताऊंगी मैं आपको कि किस किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्योंकि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स जो होते हैं उनका इनेकाद किया जाता है। बहुत सारे इस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पर लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा सके, उनकी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया जा सके। लाहौर रेस कोर्स पार्क में भी बड़े प्यारे प्यारे जो हैं वो मेले जो हैं वो मुनक्किद किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये एक फेस्टिविटी चल रही है ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में। कराची की तरफ आप चले जाए, इस्लामाबाद की तरफ आप आ जाएं, आप लाहौर का रुख कर लें, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है चेहरे पर। एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग स्क्वॉश की बात करते हैं, किसी भी गेम की बात करते हैं, ऐसे में जब हम जीतते हैं और जिस मुखालिफ के साथ हमारा मुकाबला होता है, अगर वो हमारा उसको कहते हैं ना कि बहुत पुराना दुश्मन निकल आए, तो बात ही कुछ और होती है। हम आज बात करें जनाब स्क्वॉश गेम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान स्क्वॉश में जो है वो कई दिहाइयों तक उसने राज किया है। जहां पर जहांगीर खान, जारशेर खान स्क्वॉश के खेल में पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं। लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा कि इस खेल में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं थी। लेकिन अब पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर्स ने भारत में होने वाली एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप माशाल्लाह जीतकर पाकिस्तान को सुरखरू किया। जी हां, भारतीय शहर चेन्नई में खेली गई ये गेम और ये चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2-0 से कामयाबी अपने नाम की और अपने टाइटल का दिफा भी किया। पाकिस्तान की नूर जमान ने सिर्फ 35 मिनट में कृष्णा बिश्रा को शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान के हमजा खान ने पारस अंबानी को हराया। भारत में शिकस्त देने वाले चैंपियन आज बने हैं कैफे बांग्ला के मेहमान, और उनके साथ उनके कोच जाहिद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी टीम को तैयार किया। तो जनाब जाहिद गुल साहब और हमजा हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जाहिद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इनवाइट किया हमें, और ये बहुत खुशाइंद है कि हमें मौका दिया आपने अपनी बात पहुंचाने का, और हम बड़े खुश हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर इंडिया को शिकस्त दी। ये एक बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के पास, क्योंकि काफी अरसे से हमें ये न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही थी कि पाकिस्तान में जो है वो स्क्वॉश नीचे जा रही थी। लेकिन हमजा जैसे प्लेयर, नूर जैसे प्लेयर्स इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम दोबारा रोशन करेंगे, पाकिस्तान का फ्लैग इंशाल्लाह दोबारा लहराएंगे दुनिया भर में इंशाल्लाह। तो हमजा खान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, यंग से हैं बड़े आप। और दूसरा ये कि मैंने जब अपने इंटरव्यू में भी कहा ना कि एक वक्त था हमारे पास जहांगीर खान साहब थे, जारशेर खान साहब थे, अब हमारे पास नूर जमान है और हमजा खान है, तो हो गया पलड़ा भारी पाकिस्तान का एक बार फिर से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया इस शो पर, और इंशाल्लाह हम ये इंडिया में गए थे। हाँ। तो हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया को हराना काफी मुश्किल बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत दी। माशाल्लाह। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताती हूँ हमजा, आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा, जिस तरीके से आप बात भी कर रहे हैं ना, आपने वो देखे हम सबके बड़े प्यारे से प्लेयर्स नसीम शाह ने जब अपने डेब्यू किया, पूरी दुनिया ने देखा, बड़े हमारे यंग से बड़े खूबसूरत से हीरो हैं पाकिस्तानी। और मैं ये कहूंगी कि हमारे स्क्वॉश के नसीम शाह आप हैं। क्यों जाहिद, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल। इसमें हम भी हमजा को कहते हैं कि आपका जो लुक है वो नसीम शाह के साथ मैच करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और ना माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, हम चाहे हमारी क्रिकेट हो, चाहे हमारी स्क्वॉश हो, हमारी हॉकी हो, अब हमारे पास बड़े अच्छे यंगस्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा, ये अपने हमजा और नूर को बनाने में, इनको यहाँ पर लाकर खड़ा करने में, और इतने बड़े मुकाबले में जिस तरीके से इन्होंने फाइट की है, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत दरकार थी, कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? जी, स्क्वॉश तो मैं आपको बताऊं कि ये एक 2 महीने की, 3 महीने की तो गेम नहीं है। इसमें आपको टाइम चाहिए, इसमें आपको फिटनेस चाहिए, इसमें आपको स्टेमिना चाहिए काफी। तो हमजा को जैसे मैंने ट्रेन किया कि हमजा माशाल्लाह काफी टैलेंटेड प्लेयर था, और ये अभी से नहीं,
जब हमजा छोटा सा था तो उसको मेरे बाबा देखते थे और हमजा अभी कहते भी थे छोटा ही लग रहा है मुझे जाहिद। बिल्कुल बिल्कुल, जब इसी तरह है, लेकिन जब मेरे बाबा ने उसको देखा हमजा को, तो हमजा को कहा कि मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को कहा अच्छा। कि ये हमजा इंशाल्लाह आगे जाके कुछ ना कुछ स्क्वॉश में अच्छा खेलेगा और अच्छा करेगा। तो वही हुआ इंशाल्लाह। देखें आप, ये माशाल्लाह ये हमजा जो है वो ब्रिटिश जूनियर चैंपियन भी बना, 2 टाइम एशियन चैंपियन। इससे माशाल्लाह, पहले भी माशाल्लाह, हमजा ने बिल्कुल। इंडिया में एशियन चैंपियनशिप इससे पहले भी जीती थी, अंडर 15, और भी इंडियन को जीती थी, इंडियन लड़के से जीती थी। तो माशाल्लाह हमजा कर रहा है, हमजा मेहनत कर रहा है और हमजा को मेहनत करवा रहे हैं। अल्लाह पाक इसको जो है ना कामयाब करे और एक दफा फिर पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड में ऊपर हो और पाकिस्तान स्क्वॉश में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बने। हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। के रूप में। हमजा 3 चैंपियनशिप्स माशाल्लाह आपने अपने नाम की हैं। अल्लाह ताला आपके लिए, मैं कहती हूँ, मजीद कामयाबियों का जो है ना रास्ता और आपकी मंजिलें आसान करे। मुझे ये बताइएगा, पारस अंबानी को जिस लम्हे आपने हराया, उस थोड़े से मोमेंट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? वो क्या सेंसिटिविटी थी उस मामले की, हसासियत क्या थी, किस तरह से आप गेम कर रहे थे उस वक्त, वो क्या थे आपके जज्बात? और जब आपने जब हो गया तो ये वाला कि वाकई ये तो मैं चैंपियनशिप अपने नाम कर ली मैंने। सबसे पहली बात तो उनको प्रेशर ज्यादा था। अच्छा। तो हमें भी था, लेकिन हमें इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि आपको पता है मैं वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 भी हूँ जूनियर्स का। माशाल्लाह, मेरे पास माशाल्लाह। 11 गोल्ड मेडल्स हैं और 3 सिल्वर मेडल है जी, इंटरनेशनल। तो उनको काफी प्रेशर था। जब मैं उनसे मिला, उनसे मैंने गेम खेली, तो उन्हें पहले डर था कि उनको पता था कि हम हारेंगे पाकिस्तानियों से क्योंकि पाकिस्तानी काफी स्ट्रांग थे। जबरदस्त। और लेकिन जिस वक्त ये मैच चल रहा था, जिस वक्त आप अपनी गेम कर रहे थे, मतलब एक तो आपने प्रेशर बिल्ड कर रखा होगा ना वहां पर, लेकिन फिर भी मैं वो नॉकआउट मरहला जानना चाह रही हूँ कि वो गेम किस तरीके से, आपने बाजी किस तरीके से पलटी 2-0 का मुकाबला? वो नूर जमान के मैच में काफी बेईमानी हुई उनके साथ। रेफरी, क्योंकि रेफरी भी उनके थे, क्राउड भी उनका था, उनका होम ग्राउंड था, उनके खेलने में काफी टफ था, क्योंकि दोनों प्लेयर खेलने आते हैं। तो नूर के साथ काफी उन लोगों ने बेईमानी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते और आखिरी मैच मेरा था परत अंबानी के साथ। तो मैंने उसको 3-0 से शिकस्त दी और इस तरह पाकिस्तान को हमने इंडिया में अपना झंडा लहराया। जबरदस्त। अच्छा जाहिद, जब भी हम लोग इंडिया के साथ किसी भी अपने मैच के बारे में बात करते हैं ना, तो पाकिस्तानियों की जो फीलिंग्स हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो काबिल दीद होते हैं। चाहे वो जैसे कि हमारी टीम तो माशाल्लाह स्ट्रांग थी ही थी, लेकिन एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके नफ्सियात पर, आपके असाब पर। लेकिन जब आपको भी पता था कि नहीं आपकी टीम तगड़ी है और माशाल्लाह फिर जीत भी यकीनी हुई, तो वो कहते हैं ना कि बड़ी विन विन सी सिचुएशन होती है। जाहिद, खुद आपके लिए भी, यू बीइंग कोच, ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कहाँ पे अब आप मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान का स्क्वॉश चैंपियनशिप के हवाले से, इस गेम के हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है, रवायती हरीफ है इंडिया और उनके साथ खेलते हुए तो बिल्कुल प्रेशर बिल्ट होता है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमजा ने पहले भी ऑलरेडी इंडिया में जाकर इंडिया में जीता, वहां पर एशियन चैंपियनशिप, एशियन जूनियर चैंपियनशिप हमजा ने पहले भी जीती हुई है। तो हमजा को प्रेशर रहने की तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हमजा के ऊपर प्रेशर था। और वो लड़का, जैसे हमजा ने बताया कि वो लड़का पहले से हमजा लगा हुआ था। और इंशाल्लाह अगर ये लोग इसी तरह मेहनत करते रहे, कंटिन्यू किया मेहनत के साथ साथ इनको अगर बोर्डिंग लॉन्चिंग इनकी अच्छी हुई, इनको सपोर्ट अच्छा मिला हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा इन बच्चों के रूप में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन। बिल्कुल, हमें इन बच्चों के रूप में बहुत सारे प्लेयर्स नजर आएंगे, जहांगीर खान की सूरत में, जानशेर खान की सूरत में, और हमारे मुस्तकबिल के नसीम शाह। जरा मुझे ये बताइए, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो अभी हम देख रहे हैं कि PSL चल रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने अपनी टीम्स के लिए, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए एम्बेसडर्स नॉमिनेट होते हैं। आपकी सपोर्ट आपको किस तरह से चाहिए कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंडस्ट्री हो, वो इस तरीके से अपने प्लेयर्स को सपोर्ट फ्राहम करे ताकि आप लोगों का भी मुस्तकबिल जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो, पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट में ही फ्लरिश ना करे। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं कि जहां पर पाकिस्तान दुनिया भर में नाम कमा सकता है। क्या आपकी तवक्कुआत है मार्केट से या अपनी गवर्नमेंट से? मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करती है, उस तरह स्क्वॉश को भी सपोर्ट करे। आप देखें कि क्रिकेट में काफी सपोर्ट है। और जैसा कि आप बता रहे कि नसीम शाह क्या कहते हैं, अपने उसमें हीरो हैं, अपने उस फील्ड में स्टार हैं। और स्क्वॉश इतनी क्या कहते हैं ग्रो न्यू भी पाकिस्तान में, तो इसलिए हमें कोई नहीं जानता।
तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह स्क्वाश को भी क्रिकेट को सपोर्ट दे, उस तरह स्क्वाश को भी सपोर्ट, क्योंकि स्क्वाश में पाकिस्तान का अगर आप पीछे जाए तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। और हमजा खान हमारे स्कॉश के नसीम शाह भाई, ये भी किसी सेलिब्रिटी किसी हीरो से कम नहीं, लेकिन बस वो कहते हैं कि आपकी प्यार, आपका मोहब्बत, आपका दस्ते शफ़क़त और आपकी थोड़ी सी तवज्जो हमें इस तरफ भी दरकार है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी आंखें हैं, आपकी निगाहें हैं कि आपने अपने नजर करम किस पर करना है। ज़रा थोड़ा चेन्नई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से वो लोग जो कि बहुत अरसे से इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन घूम फिर नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ रवाबित जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहे इन दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि जो यहाँ की अकवाम है अभी भी ये चाहती हैं, दिल में नरमी और मोहब्बत का जज्बा रखती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे होते। जाहिद, एक अमन और मोहब्बत का पैगाम, स्पोर्ट्स या खेल एक ऐसी चीज होती है कि जो उसका प्लेयर होता है वो अमन का सफीर माना जाता है दुनिया भर में, चाहे वो जिस मर्जी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो। थोड़ा बताएं, थोड़ा आपकी गुफ्तगू से हमें आइडिया हो, चेन्नई दिखता कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का फेवरेट फूड क्या है? खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है। और ऐसा ही है जैसे लाहौर में आप चेन्नई में घूमे, आप दिल्ली में घूमे, आप मुंबई में घूमे, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप कराची में घूम रहे हैं, आप लाहौर में घूम रहे हैं। अच्छे लोग हैं, इज्जत करते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए हमें भी, और उनकी तरफ से भी, मतलब अगर जैसे हमने कहा अगर उन लोगों ने बेईमानी की है लेकिन जीत तो हमारी हुई है तो वो जहां तक मैंने देखा वहां पर जो है ना वो लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं 2009 में भी गया था, इससे पहले भी। तो आप बिलीव करें कि वहां पर जो बुजुर्ग थे वो रो रहे थे यहाँ पर आने के लिए कि हमें जाना है, लेकिन घर की तरफ से उनको इजाजत नहीं मिल रही थी। और यहाँ से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों में नरमी पैदा होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ना चाहिए। और इस तरह हमारी स्पोर्ट्समैन, वहाँ की जो क्रिकेट है उनको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ की जो प्लेयर्स है वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये इससे दोनों मुल्कों में जो है ना प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा इससे, इंशाल्लाह। लास्टली मैं जरा हमजा आपसे भी जानना चाह रही हूँ, चेन्नई से क्या याद लेकर आए हो आपकी, जो आपको सारी जिंदगी याद रहेगी, या ऐसा कुछ मोमेंट जो आपने चेन्नई में स्पेंड किया हो? चेन्नई में बस यही था कि जब मैच से हम पहले गए तो हमने जब मैच जीता तो मैं बाहर घूमता था, लोगों को यही भी बताता कि मैं पाकिस्तान से फख्र महसूस करता था, मुझे किसी चीज का डर नहीं था असल में। तो बस यही था, वो लोग काफी अच्छे हैं, उनकी गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्त है और लोग काफी अच्छे हैं। सही। हमजा, मुझे ये बताओ कि स्ट्रेंथ आपने जब अपनी बिल्ड करनी होती है, क्योंकि स्क्वॉश बड़ी एक ऐसी गेम है, स्क्वॉश क्या कोई भी ऐसी हमारी स्पोर्ट्स गेम हो जिसके लिए आपको अपने मसल्स गेन करने हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ आपने बिल्ड करनी है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फाइटिंग वगैरह कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी असाब का मुकाबला होता है। क्या डाइट प्लान होता है, किस तरीके से उसे मैनेज करते हो, या फिर चेन्नई का खाना आपने टेस्ट किया वहाँ पे? चेन्नई का खाना उधर इंडिया में ज्यादा, आपको तो पता होगा कि इंडिया में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। जी जी। तो जी, होटल के नीचे हम जाते थे, हम उधर मुस्लिम खाना खाते थे, उनके साथ हमारी काफी अच्छी गपशप रही। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता है जिस तरह मैंने 2021 में मैंने यूएस जूनियर जीता, मेरे पास 11, मुझे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुझे किसी ने बुलाया नहीं। मैं इससे पहले भी न्यूज में मैंने बता चुका हूँ कि मुझे सपोर्ट करे, मेरी तरह और भी प्लेयर है, उनको सबको सपोर्ट, स्क्वॉश को असल में सपोर्ट करे। बात ये है, अगर इस तरह सपोर्ट मिलती रहे तो हम इंशाल्लाह जहांशेर और जहांगीर इंशाल्लाह इनसे भी बड़ा नाम कमाएंगे इंशाल्लाह। उनको बस वो इसलिए आगे गए क्योंकि उनको सपोर्ट काफी थी, उनको टिकट का गम नहीं था। हम पीएसए के हमें टिकट का गम होता है, हम फाइनेंशियल बड़े वीक हैं, बस मेरे कोच और मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारे लिए कि हम सिर्फ एक ही गेम को प्रमोट करते रहते हैं। इट्स नॉट इवन यू हमजा, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में हर एक गली कूचे में बुलंद करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको यही होता है कि पब्लिक की सपोर्ट नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, उन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन की सपोर्ट नहीं है। अगर किसी एक चीज़ को पाकिस्तान में सपोर्ट हासिल है तो वो सिर्फ क्रिकेट के को सपोर्ट हासिल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के प्लेयर्स जिनको दुनिया बड़ा प्यार
करती है, बड़ा चाहती है। उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, ठीक है, इमाद वसीम हैं, उसमें शादाब हैं। तो ऐसे हमारे क्रिकेटर्स को भी, बाबर आजम को भी आप जैसे जूनियर्स का हाथ थामने की इस वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ किसी एक फील्ड में आगे नहीं बढ़ना, हमने जिंदगी में बहुत सारी फील्ड्स में आगे बढ़ना है। कोई एक, जैसे आसिम अजहर थे, छोटे से बच्चे ने बड़े प्यारे तरीके से गाना गाया, आसिम ने बुलाया, आसिम ने साथ गाया, उस बच्चे को मकबूलियत मिली। तो मैं यही कहूंगी कि आई विश, अगर नसीम शाह मुझे सुन रहे हैं तो अपने छोटे नसीम शाह को जरूर बुलाइए अपने पास, सुनिए जरा उसकी भी कहानी कि किस तरीके से वो जिंदगी में आगे बढ़ा। लेकिन आप मेरा वो वाला क्वेश्चन अभी भी स्किप कर गए हो हमजा, वो जो मैंने आपसे पूछा था कि स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए क्या आपकी रूटीन होती है, डाइट प्लान क्या होता है? जी, डाइट प्लान तो इस तरह होता है कि जिस तरह आम लोग क्या कहते हैं डाइट लेते हैं, हम हमारी डाइट काफी डिफरेंट है। अच्छा। हमें लेना होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं अपने अंदर वो जो प्रोटीन चीजें हैं वो खानी होती है, ताकि हमें ये मोटा भी ना कर सके, हम फिट रहें। तो बस इसी यही है, सही, फैट्स और ज्यादा हमें ज्यादा एनर्जी मिले। जी, अच्छा जी ठीक है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कोच का, जाहिद गुल का, उन्होंने मेरे साथ भरपूर काफी मेहनत की। वो बस जी, थैंक यू। जाहिद मुझे ये बताइए, किसी भी प्लेयर को तैयार करते हुए और बाहर ले जाते हुए, मतलब यानी कि फर्ज करें हम सिर्फ अभी हमजा की ही बात करें या नूर जमान, दोनों प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, कितनी कॉस्ट आती है कि हम ये जरा जान सकें कि नहीं, अगर हमने एक इवेंट में जाना है, पार्टिसिपेशन करनी है, तो कम से कम इतनी आप लोगों को फाइनेंसेस दरकार होते हैं? देखें, अभी तो सारा जो पीएसए जो टूर्नामेंट है, जो सारा जो बेस है पीएसए का, वो इस टाइम पे यूएसए में है, ठीक है। तो यूएसए में अगर आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आप एक टूर्नामेंट के लिए नहीं जाते हैं। अगर आप यूएसए जाते हैं तो आप इतना बड़ा टिकट लेते हैं, तो टिकट पे आपका रिटर्न टिकट जो कॉस्ट आती है वो इस टाइम पे 5-5.5 लाख रुपए इस टाइम पे वापस, मतलब आप पाकिस्तान भी आ सकते हैं उस टिकट पे। तो वो 3 महीने 4 महीने आप वहाँ पर स्टे करते हैं, वहाँ पर आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं, फिर वहाँ पर आपको मतलब आपका फूड है, आपका ट्रैवल है, वो आपका अकोमोडेशन है, हर चीज़ को वहाँ पर, तो मतलब ये काफ़ी, तो इस लिहाज से वहाँ पर तो हमजा के लिए, नूर के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है इस टाइम। पाकिस्तान का फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 14 शाहिद जमान खान, जो पाकिस्तान के लिए स्क्वाश खेल चुका है, और 5 साल वो पाकिस्तान नंबर 1 रहा, और जो अभी आजकल यूएसए में बॉस्टन में बेस्ड है, वो इनको सपोर्ट वहां पर कर रहा है। सही। और मुझे ये बताइएगा कि ये टूर्नामेंट किन तारीखों में है, मुझे बता सकते हैं? ये टूर्नामेंट्स जैसे कि मुख्तलिफ, मतलब अब इस महीने के जो टूर्नामेंट्स हैं इस महीने में भी हो सकते हैं, अगले में। अमेरिका में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर जो शाहिद है, शाहिद इनको अकोमोडेशन की सपोर्ट कर सकता है, फूड की सपोर्ट कर सकता है, मतलब इसके अलावा वो टिकट्स आपको खुद लेने पड़ते हैं, जो टिकट्स आपको नहीं मिलते, ये सबसे बड़ा अलमिया है। जानशेर भाई, जानशेर ऐसे नहीं बने, जानशेर उसकी मेहनत नहीं बनाया, लोगों ने भी बनाया। बिल्कुल मुखलिसी थी, और मुखलिसी थी, मतलब वो गरीबी के दौर में लोग मुखलिस थे। ऐसा ही है। वो देखे ना, जितने भी कामयाब स्टार है वो यही तो कहते हैं कि हम खुद नहीं है, हमें आपने बनाया है, तभी वो अपने फैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये फैंस का सपोर्ट ही होता है जो उनको आगे लेकर चलता है। और फिर जब फैन का सपोर्ट हासिल हो, कौम जिसके पीछे लग जाए, अवाम जिसके पीछे लग जाए, फिर डेफिनेटली कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, मार्केटिंग टूल हो, वो बिजनेसमैन की तवज्जो हासिल करते हो, फिर सामने एक ब्रांड की सूरत में हमारे सामने वो पर्सनैलिटी आकर खड़ी हो जाती है। जाहिद गुल, बहुत शुक्रिया आपका। हमजा खान, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नेक दुआएं आप लोगों के लिए, एंड आई विश के कोलैबोरेशन के साथ हमारे जो बिजनेसमैन है या जो हमारा इंटरनेशनल डायस्पोरा है वो आप लोगों की हेल्प करे। हमारे खुद की कोशिश होगी कि जहां कहीं भी हम लोग आपकी आवाज़ बन सकते हैं, हम वहां जाकर आपके लिए आवाज़ उठाएं, और आपको इंशाल्लाह अगली बार भी अगली एक नई जीत के साथ, एक नई कामयाबी के साथ कैफे मागला का हिस्सा बनाए। तो जरा शहर इक़्तिदार का एक चक्कर आपको लगवाते हैं, जहां पर जनूबी कोरिया से बिजनेस एंड टूरिज्म का 40 रुकनी वफ्द आजकल पाकिस्तान के दौरे पर है। हमारे नुमाइंदे, हमारी टीम मेंबर आसिम सिद्दीकी ने कोरियन वफ्द से बातचीत की है, और उनसे न सिर्फ ये जाना है कि उनका पाकिस्तान में ये जो एक ट्रिप है, ये जो बिजनेस विजिट है वो कैसा है, बल्कि किन किन शोबों में आगे चलकर, किन किन सेक्टर्स में पाकिस्तान में जो है, जो कोरियन लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तानी किस तरह से कोरियन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में इस डेलीगेशन की खदमात हमें हासिल होंगी। तो आसिम से ज़रा जानते हैं कि ये जो डेलीगेशन है ये किस तरह से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को कैप्चर करा है।
पाकिस्तान और कोरिया के माबैन सफारती ताल्लुकात का आगाज 1983 से हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में काम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में $35 मिलियन का मज़बूत तिजारती तवाज़ुन पैदा हुआ। पाकिस्तान के शदीद मुआशी बहरान के दौरान कोरिया के 40 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस वफ्द में कोरियन सफीर समेत साबिक सफारतकार भी कारोबारी शख्सियात के हमरा थे। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का कहना था कि कोरिया के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें JVs की ज़रूरत है और बहुत पाकिस्तान में पोटेंशियल है और इसी चीज़ को हमने उनके साथ डिस्कस भी किया है और दे आर विलिंग, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कोरियन वफ्द ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की है। कोरियन वफ्द पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में दिलचस्पी रखता है। Your country have so many good things and wonderful scenery and everything, but Korean doesn't know about Pakistan. If they know about Pakistan correctly, they want to come Pakistan. Whole Pakistan. Why? It's really its potential. It's a unique country. We have a good relation. So we, government side, we meet together regularly. So we together to discuss how to promote our relation, bilateral relation and trade and investment and everything. So we are in good mood to move forward. 40 रुकनी कोरियन वफ्द की नुमाइंदगी साबिक सफीर जोंग जोंग हॉन कर रहे थे। साबिक सफीर ने इस अज़्म को जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में कोरियन कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा करेंगी। Construction of the apartment and infrastructure, and then number 2 is sports, the gymnasium. Number 3 is agriculture field, especially how to harvest the agriculture field, the rice and the barley and many things. कारोबार के हजम को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन कोरियन वफ्द के साथ मिलकर सरमायाकारी और कारोबार के नए मौके तलाश कर रहे हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, कैफे मार्गला, इस्लामाबाद। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इस रिपोर्ट के बाद मुझे बार बार कहा जा रहा है कि हमने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मैडम, ब्रेक की तरफ जाना है तो एक ब्रेक ले लेते हैं। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो कुछ हेडलाइंस होंगी, कुछ ब्रेकिंग्स होंगी जो कि डेफिनेटली एक न्यूज़ ब्रेक का हिस्सा होती है। तो आप तब तक अपनी चाय की चुस्कियों के साथ न्यूज़ ब्रेक और हेडलाइंस को एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम कैफे मार्गला। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ गए। छोटी सी न्यूज़ ब्रेक थी। डेफिनेटली न्यूज़ ब्रेक मैंने कहा ना, जैसे कि हेडलाइंस और ब्रेकिंग्स का पार्ट होती है और वैसे भी मुल्क में खासी सियासी गहमा गहमी है इस वक्त। तो कोई भी जो हेडलाइंस या न्यूज़ ब्रेक होती है वो ब्रेकिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ रही होती। हम हर हफ्ते हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, अपने इंटरनेशनल डायस्पोरा के साथ एक कनेक्टिविटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए और उनकी मुलाकात आपसे करवाई जाए कि बैरून मुल्क मुकीम वो पाकिस्तानी जो अपने सियासी और समाजी खदमात की वजह से जाने जाते हैं, वहाँ की सोसाइटी में उनको क्या नुमाया मकाम हासिल है। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मेहमान से करवाएंगे जो कि बरतानिया में ब्रेडफोर्ड वेस्ट के काउंसलर हैं और वकालत की तालीम हासिल कर चुके हैं। ब्रेडफोर्ड में पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है वो समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी इंटैक्ट रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी खदमात को बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते हुए हमें नजर आते हैं। हमें ब्रेडफोर्ड से ज्वाइन किया है बैरिस्टर इब्रार हुसैन साहब ने, कि समाजी खदमात पर उन्हें 2017 में ब्रिटिश मुस्लिम अवार्ड की जानिब से यंग चीफ ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सो वेरी गुड मॉर्निंग इब्रार हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और कैसा है ब्रेडफोर्ड का मौसम? जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आप कैसे हैं? मौसम ब्रेडफोर्ड का काफ़ी अभी खुशगवार है। we're in coming towards the end of February, तो पहले तो जो हम नवंबर दिसंबर रह चुका और स्पेशली जनवरी तो बहुत सर्दी थी, तो अभी the days are getting longer, तो मौसम the sun is out, तो मौसम काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इब्रार हुसैन साहब मुझे ये बताइएगा कि बरतानिया में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? अभी मैंने लाहौर का, कराची का तज़किरा किया, तो यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल को बड़ा मज़े से एंजॉय किया जा रहा है। क्या वहाँ पर भी इर्द गिर्द कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है? थोड़ा सा बताएं कैसे है ब्रेडफोर्ड के लोगों का अहवाल?
जी फिलहाल तो हमारा भी आपने लिटरेचर फेस्टिवल का जिक्र किया, हमारा भी एनुअल ब्रैडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ मुनक्किद होता है और वो बाकायदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आते हैं, यहाँ लोग आते हैं। तो तकरीबन वो 10 दिनों का होता है, मगर वो समर में है। तो इन दिनों में कुछ लिटरेचर फेस्टिवल की एक्टिविटीज़ होंगी इंशाल्लाह इन अराउंड मार्च टाइम। तो जो ही बेहतर मौसम बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो जैसे आपने फरमाया कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स and we're able to do more for the community inshallah. But आपने पूछा कि how long I've been in Bradford. So I was born here, I was born in the UK. मेरे जो वालिदैन हैं वो originally आज़ाद कश्मीर से आए हुए हैं, तो वो तकरीबन early 1970s में वालिद साहब पहले यहाँ शिफ्ट हुए और वालदा साहबा तकरीबन 1974 में गालिबन वो UK आई। तो हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा, I'm the youngest of 5। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ ब्रैडफोर्ड में पैदा हुआ, तो जो भी इब्तदाई तालीम है यहाँ मैंने ब्रैडफोर्ड, आई वेंट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल हियर इन ब्रैडफोर्ड। तो उसके बाद फिर मैंने जब लॉ का रुख किया तो मैं लीड्स यूनिवर्सिटी मैंने वहाँ LLB की। तो उसके बाद आई वाज इन लंदन फॉर अ फ्यू इयर्स, वहाँ मैंने बारह लॉ किया। अच्छा, मुझे ये बताइए ब्रार साहब, काफ़ी अरसा हुआ आपको ब्रैडफोर्ड गए हुए, स्टडीज़ आपने वहीं पर अपनी कंप्लीट की जब आप पाकिस्तान से गए, तो फिर 2021 में ब्रैडफोर्ड वेस्ट के काउंसलर आप मुंतखब हुए। उस सफ़र से लेकर इस मंजिल तक पहुंचना, दरमियान में क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की? देखिए, पॉलिटिक्स का शौक तो मुझे ना शुरू से था। जब मैं स्कूल में था 6th फॉर्म में, GCSEs के बाद, तो सबसे पहला मेरा इलेक्शन वहाँ 6th फॉर्म में था जब UK यूथ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था। तो मैंने आई पुट माय सेल्फ फॉरवर्ड, तो वहाँ का इलेक्शन हुआ। कामयाब तो उस वक्त ना हो सका, मगर जस्ट टू गिव यू सम फ्लेवर, ये शौक उस वक्त का था मेरा पॉलिटिक्स का। तो फिर मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, बड़े भाईजान, वो भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ा मेरा पॉलिटिक्स का ज़हन बना था, क्योंकि वो घर का माहौल थोड़ा उस तरह का था। अच्छा, अगर हम ब्रैडफोर्ड की बात करें, जैसे मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप सोशल वर्क भी वहाँ पर करते हैं। माशाल्लाह, नादार अफराद को खाना खिलवाना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो कौन कौन सी NGOs हैं कि जिनके तहत आप वहाँ पर इन सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं? वहाँ पर NGOs किस तरह से काम करती हैं? क्या उनका और पाकिस्तान में NGOs के काम करने में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? अल्हम्दुलिल्लाह, I've been very lucky। चैरिटी के काम से ना बहुत अरसे से मैं मुंसलिक हूँ। चैरिटी जो काम पूरी दुनिया में कर रही है, सेव द मदर्स ट्रस्ट, SMT UK। तो उसके बानी माय टीचर शेख मुफ्ती काजी हसन रजा, उन्होंने चैरिटी 2003 में फॉर्म उसको किया, सो स्टार्टेड इन 2003। तो उस वक्त से लेके अल्हम्दुलिल्लाह द चैरिटीज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो अभी तकरीबन 10 मुल्कों में हमारा काम है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में तो बहुत हमारा काम है। इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के अलावा हम बांग्लादेश में भी काम कर रहे हैं, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है। ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में जहाँ मैं खुद गया हूँ, वहाँ हमने जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ में मैंने हिस्सा लिया है। और बांग्लादेश कॉक्स बाज़ार में मैंने खुद वहाँ जाके देखा है जो लोग पसमानदा इलाकों में वहाँ रह रहे हैं, खासकर जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है। इसके अलावा अभी जो टर्की में ज़लज़ला आया है, हमारा बहुत बड़ा वहाँ काम चल रहा है। पाकिस्तान का जो अर्थक्वेक है, इंशाल्लाह उसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको दूंगा। और यहाँ UK में भी हम परसेप्शन होता है कभी कभी के गुर्बत सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में या अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन खासकर पिछले 10 सालों में यहाँ UK में भी एक ऐसी नीड आ गई है कि लोग पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट बाय। और हमारा जो सेव द मदर्स ट्रस्ट का फूड बैंक है, वीकली फूड बैंक है, वो तकरीबन 2013 से यहाँ चल रहा है। तो जो लो इनकम फैमिलीज हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज हैं, जो रेफ्यूजीज दूसरी कंट्री से यहाँ UK आए हुए हैं, या जो सिंगल पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो वनरेबल है, या और उनको कोई वजह है, तो हम उनको फूड पैक्स देते हैं,
कॉम्प्रिहेंसिव फूड पैक्स होते हैं, उनमें जो बेसिक एसेंशियल्स, जो बेसिक अशिया होती हैं उसमें मौजूद होती है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग ये फैमिलीज, अगर 4 लोगों के अफराद हैं या 6 के, तो उसके मुताबिक हम फूड बैंक्स, हमारा फूड बैंक ऑपरेट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से वो चल रहा है। तो कोविड के दौरान तो जो उसकी डिमांड है ना वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ भी यूके में, खासकर ब्रैडफोर्ड में, हमारा जो लोकल कम्युनिटी के साथ है, और ये हम नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, नॉन पाकिस्तानी, इनका रिलीजन क्या है। वी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कलर्स, रिलीजन्स एंड बैकग्राउंड्स। और इस काम की वजह से हमने अपने ब्रिटिश मुस्लिम अवार्ड्स का जिक्र किया। तो इस जो हमारा लोकल काम है, इस काम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जो हमारी चैरिटी सेव द मदर्स ट्रस्ट, इसको अवार्ड मिला चैरिटी ऑफ द ईयर 2019, जो खासकर जो हम यहाँ यूके में काम कर रहे हैं और जो हमारा यहाँ यूके में कंट्रीब्यूशन है। तो ये सिर्फ थोड़ी सी ओवरव्यू एज फार एज यूके प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न्ड। पाकिस्तान में मैंने कहा ना कि हमारा बहुत बड़ा काम है और 2000 तकरीबन 3 से वो चल रहा है। तो पहले तो हमारा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ना वो टू बिल्ड कंस्ट्रक्ट मैटरनिटी यूनिट्स इन रूरल पाकिस्तान। आपको तो पता होगा कि mother dies in Pakistan every 2 minutes whilst giving birth due to the lack of midwifery। तो हम चाह रहे थे कि रूरल पाकिस्तान में जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स और मैटरनिटी यूनिट्स नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए जहाँ लोग जा सके, उनको फ्री ट्रीटमेंट मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव a fully functional maternity hospital, A&E department and a general hospital in the Haripur area of Pakistan। तो वो वहाँ डेंटल डिपार्टमेंट भी है। और सबसे बड़ा जो हमारा काम पाकिस्तान में चल रहा है वो थैलेसीमिया सेंटर है। आपको तो पता होगा कि थैलेसीमिया is a major illness where millions of people are affected on an annual basis। तो हमारा यहाँ हरिपुर में भी थैलेसीमिया केयर एंड प्रिवेंशन सेंटर है, जिसमें तकरीबन टू डेट 300 बच्चे हैं जो ऑन रेगुलर बेसिस आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए। तो जिन बच्चों को थैलेसीमिया है उनको तकरीबन एवरी 21 डेज उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, और उनको कहते हैं आयल खलेशन मेडिकेशन भी इनको दिया जाता है। सही। तो मुझे ये बताइएगा इब्रार साहब, 2017 में हाई अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड माशाल्लाह आपको दिया गया। इस अवार्ड के हवाले से हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आगाह करें कि कौन से ऐसे लोग हैं, किन शख्सियात को अपनी बेहतरीन खदमात पर जो है इस किस्म के अवार्ड से नवाजा जाता है। सो यू बीइंग पाकिस्तानी, मतलब आपको जिन खदमात पर अवार्ड से नवाजा गया, थोड़ा सा इस अवार्ड की सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें। जी, अवार्ड के बारे में आपने पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह in 2017 I was firstly nominated as Young Achiever of the Year। तो ब्रिटिश मुस्लिम अवार्ड्स एक यहाँ एक तंजीम है which recognizes the contribution of British Muslims in the United Kingdom। तो एनुअल सेरेमनी है जो हर साल यहाँ मुनक्किद की जाती है। तो डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को नवाजा जाता है। सबसे पहले तो नॉमिनेशन होती है, फिर शॉर्ट लिस्ट, और फिर शॉर्ट लिस्ट से जजेस का एक इंडिपेंडेंट पैनल है जो डिसाइड करता है who is a winner based upon credibility, credentials and evidence। तो अल्हम्दुलिल्लाह I was पहले तो मुझे नॉमिनेशन मिला for Young Achiever of the Year, और वो जो मेरे चैरिटेबल हिदमात थे उनको मद्देनजर रखते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेशन के बाद मुझे शॉर्ट लिस्ट भी हुआ। तो शॉर्ट लिस्ट में there were the strong candidates अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी अपने फील्ड में बहुत हिदमात थी, जो भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स, इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह के ना सिर्फ मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ, लेकिन मुझे वो I won the award, I went on to win the award, British Muslim Awards 2017 Young Achiever of the Year। It was a big honor for me alhamdulillah। लेकिन मैंने I remember doing my speech on that day। जब भी हम कुछ चैरिटी का काम करते हैं ना तो फोरफ्रंट में रिकग्निशन या अवार्ड्स कभी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। It's always to make a difference to somebody's life। तो मैं तो हमेशा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, ये दीन यानी कि इस लोगों की खिदमत करने का, खिदमत हल्का। Because I mean if I wasn't there then you know Allah would replace me with somebody else। So I've been very lucky and very fortunate कि
मुझे ये इस काम का मौका अभी भी मिल रहा है, तो हम अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो करते हैं for the contribution to the local community, and most importantly मैं समझता हूँ is giving back to the community. ये हमारा ethos है और ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये करें इंशाल्लाह। अच्छा, इन द मीन वाइल जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, फॉर द बेटरमेंट फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप उसको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? क्या लीडरशिप होनी चाहिए कि हम लोग अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंटैक्ट करके रखें, और फिर जो पाकिस्तान के भी जो मसाइल हैं, अगर वहाँ पर हमारी कम्युनिटी कुछ मामलात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकती है, तो वो क्या तरीक़ेकार हो सकता है, वो प्रोसीजर क्या हो सकता है? I think the most important thing is कि हम अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करें। ये तो सबसे मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट है कि यानी उनको, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नॉट जस्ट द पाकिस्तानी कम्युनिटी बट एवरी कम्युनिटी, लेकिन हमें ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो सॉल्यूशंस हैं ना उन प्रॉब्लम्स के, वो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। तो उनको ये वी जस्ट नीड टू स्क्रैच बीनीथ द सरफेस, और उन सॉल्यूशंस के लिए ना हमको कम्युनिटी को एम्पावर करना है और उनको साथ लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, whether it's the Pakistani community or any of the communities here, हम बहुत सारा काम करते हैं with different communities कि उनको एम्पावर करें, उनको वो skills और उनको वो लीडरशिप स्किल्स दें ताकि वो अपने मसाइल हल कर सकें। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो उनको जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो अगर लीगल इशू है then we point them in the right direction, अगर काउंसिल रिलेटेड इशू है तो फिर जो मुख्तलिफ काउंसिल के डिपार्टमेंट्स होते हैं, we refer them, not only refer them लेकिन act as an advocate for them in that respect। अगर कोई नेशनल लेवल पर भी उनका इश्यूज है तो हमारे जो MPs हैं खसूसन उनके साथ उनका जो हम राब्ता करते हैं, and then we work together, bringing everything together in trying to empower the community. Alhamdulillah, it's working really well. तो aside from ये जो हम तो हमारा full time job तो मेरी legal practice है, मगर council की भी है। I've told you about the work that I do for the MP and the local council, but I'm also an elected councillor, an elected governor, जो हमारा ब्रैडफोर्ड का हॉस्पिटल है, ब्रैडफोर्ड टीचिंग हॉस्पिटल्स फाउंडेशन ट्रस्ट, उसका मैं इलेक्टेड पब्लिक गवर्नर में भी हूँ। तो उसके ज़रिए ना वो एम तो गवर्नर का यही होता है, जो हॉस्पिटल का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उसको यानी हम आगे लेके चले, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी कम्युनिटी है ब्रैडफोर्ड वेस्ट की, सो आई एम इलेक्टेड एज अ ब्रैडफोर्ड वेस्ट गवर्नर। तो जो ब्रैडफोर्ड वेस्ट की कम्युनिटी है उनके जो मसले मसाइल हैं हॉस्पिटल मेडिकल केयर के ज़रिए से उनको हल किया जाए और उनको साइन पोस्ट करें, और जो भी उन लोगों को कम्युनिटी के हाथ पर दिक्कत है और परेशानी है उसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें that we sign post them to the relevant hospital department. लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम बरतानवी पॉलिटिकल सिस्टम से कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गुज़िस्ता 4 रोज़ पहले हुआ, फॉलो तो आप भी कर रहे होंगे, क्या कुछ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन हो या फिर इस वक्त इलेक्शंस की गूंज है, तो कितना डिफरेंट है पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से? जी, मैं तो यही कहूँगा कि there's a huge difference, यानी कि पाकिस्तान में जब न्यूज़ चैनल्स ऑन करो तो डेमोक्रेसी की बात हमेशा वहाँ चल रही होती है, लेकिन हकीकत में ये है ना कि if you want to look at real democracy then you're going to find that here in the United Kingdom, alhamdulillah, we have one of the best democratic systems here, और जो हमारी पार्लियामेंट है यहाँ UK की, is described worldwide as the mother of all parliaments। यहाँ rules regulations हैं जिसके मुताबिक हम चलते हैं सब, you know, there's clear law, और सबसे ज़रूरी is implementation of that law here in the UK। तो पाकिस्तान में देखें, I don't get involved in Pakistani politics, लेकिन हम politician को follow तो करता हूँ, तो पाकिस्तान में democracy की बात तो होती है, लेकिन I mean this is my personal opinion, हकीकत में वहाँ democracy नहीं है। It's about power and it's about having positions, holding those positions for the sake of doing so। और अभी आप इलेक्शन की बात आपने की, देखो
जहाँ तक दिस इज माय ओपिनियन अगेन, फ्री और फेयर इलेक्शंस तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से होते हैं, and that's another big issue when it comes to Pakistan. You know, we have बहुत सारे, हम भी जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनसे बातचीत होती है, यंग टैलेंटेड पीपल जो केपेबल हैं, जिनकी काबिलियत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो मौका नहीं दिया जाता क्योंकि perhaps they're not as powerful or they don't have the money, the resources to be acquainted with the major political parties, and उनको पता है कि they have to have certain allegiances if they want to make any progress within the Pakistani political system. Thank you so much, Barrister Ibrar Hussain साहब. Wish you a very good luck for the future. और बहुत सारे चेंजिंग्स हैं डेफिनेटली पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में और ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को कंटिन्यूटी में भी लेकर चल रहे हैं ब्रिटिश दौरे हुकूमत को. लेकिन लेट्स सी अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कितनी आसानी करते हैं. हम सब दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं, या फिर हम सियासी मसाइल की तरफ अगर बढ़ें तो थोड़ा सा हमें पाकिस्तान के बारे में सोच कर अपने फैसले लेने होंगे. फिर चाहे वो हमारी सियासी क़यादत हो, वो हमारी अदलिया हो, या फिर वो हमारे दीगर अहम और बड़े इदारे हों, तो तमाम लीडरशिप को इंटैक्ट होना होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं. थैंक यू वंस अगेन और बहुत शुक्रिया आपका. तो जनाब, जहाँ पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वहीं पर हम आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दुनिया घूमना हम सभी को पसंद है, आपको भी पसंद होगा, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला मौका दे देते हैं. तो जिन्हें अल्लाह ताला ने मौका दे दिया फिर दुनिया घूमने का, उसी में से आज एक ही कहानी हम थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते हैं. हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं कैसे पाकिस्तानी से जिन्होंने अब तक 85 ममालिक का सफ़र किया है, और उस ममालिक को घूमने के बाद उन्होंने हर एक मुल्क की यादगार को किस तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है. ये सारी कहानी उन्हीं की ज़बानी हमें बता रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान यूसुफज़ई साहब, जो कि इस वक्त दुबई में मुनीर करीम साहब के साथ मौजूद है. तो ज़रा चलते हैं इमरान साहब की तरफ. फरमाइएगा इमरान साहब, क्या है कहानी, क्या है दिलचस्प तबसरा, कौन कौन से ऐसे सवीनियर्स हैं जो इकट्ठे किए गए हैं, बताइए. जी ज़रिया, इस वक्त मैं दुबई में मौजूद हूँ. दुबई में मैं आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाऊँगा जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर तकरीबन 82 से 84 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है. इसमें से 52 कंट्रीज़ ऐसे हैं इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर ट्रैवल किया है. इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे. जी मुनीर साहब, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? 88 से लेकर अब तक जो मैंने बाई एयर ट्रैवल किया है जी, या टोटल कंट्रीज़ हैं वो 84 हैं जी. तो इस दरमियान मैंने कोई ऐसी चीज़, कोई टिकट नहीं छोड़ी या कोई ऐसा चांस मिस नहीं किया जो मुझे मिला हो और मैंने सस्ती टिकट मिली हो या टूर पैकेजेस मिलते थे तो वो मैं अवेल करता रहा. मैंने मुख्तलिफ दुनिया के 300 प्लस फ़्लाइट्स लिए हैं और दुनिया के बहुत सारे सिटी में ट्रैवल किया, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप एक ही कंट्री को काउंट कर सकते हैं, चाहे आपने जितना दफ़ा उनका विज़िट किया. तो इस तरह अभी तक 84 कंट्रीज़ हैं टोटल. 2012 में हम लोग माइग्रेशन कर ली कनाडा के लिए. जब वहाँ गए तो देखा कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो सब बाई रोड सफ़र करते हैं. तो तब हमने भी डिसाइड किया कि हमें भी बाई रोड सफ़र करना चाहिए. तो वहाँ से एक गाड़ी परचेज़ की हमने, टोयोटा RAV4, और उसके ऊपर हमने फ़र्स्ट ट्रिप जो था वो वैंकूवर से अलास्का का किया. तो उस रूट में हमें जो हौसला मिला, जो हमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, तो फिर मैं और मेरी वाइफ ने मुतअद्दिद ट्रिप किए कई साल तक, जो हमने पूरा नॉर्थ अमेरिका बाई रोड सफ़र किया, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और अलास्का का. उसके बाद 2016 में जब मैं यहाँ आया तो फिर मैंने एक रूट डिज़ाइन किया दुबई टू लंदन. ये उस टाइम मैं ही पहला शख्स था पाकिस्तानी या UAE से जिसने अप डाउन सफ़र किया. तो 2016 में मैं फिर दुबई से लंदन गया और फिर वापस आया, और ये 32 कंट्रीज़ का मेरा ट्रिप था. फिर इसी तरह 2018 में जो मैंने एक और ट्रिप डिज़ाइन किया जिसको मैं ड्रीम ड्राइव कहता हूँ, तो दुबई टू मास्को, वो भी इत्तफाक से मैं ही पहला पाकिस्तानी था जो दुबई से मास्को तक गया.
मास्को में मुझे बड़ी पजीराई मिली। जिस होटल में मैं ठहरा था वो गाड़ी को स्टिकर लगे हुए थे दुबई टू मास्को के, तो फिर उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। वहाँ मैगज़ीन में प्रिंट हुआ, मेरा स्टोरी प्रिंट हुआ। तो इस तरह 2018 का मेरा वो ट्रिप भी कंप्लीट हुआ, 8 कंट्रीज़ का था। और ये अब तक टोटल मिला के 2 कंट्री ऐसे हैं जो मैंने रेंट ए कार से किए, जिसमें अंडोरा और न्यूजीलैंड था। और अभी मैं गल्फ़ के जो 5 कंट्री है उसका कारवान के ऊपर सफ़र किया। तो ये टोटल मिला के अभी तक 56 कंट्रीज़ बनती हैं बाई रोड जो मैंने ट्रैवल किया। और उसमें जो 1,73,745 किलोमीटर सफ़र बनता है जी। अच्छा। जो मेरा एक ये रिकॉर्ड है जी। जैसे ये फ्रेम हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नादिर लोकेशन जो हैं उस पर आप गए हुए हैं और आपने फ़ोटोज़ बनाई, तो कुछ तारीख बताइए इनकी, कब आपने की और कैसे हुआ? जी, ये पिक्चर है, ये मेरी फ़र्स्ट ट्रिप की थाईलैंड की है, दिसंबर 88 में जब मैं गया था। और उसके जो लेफ़्ट साइड में वो बड़ी मेरी आप कह सकते हैं मुझे पसंदीदा है, तारक बिन ज़ियाद जहाँ पे लैंड हुए थे, जबल तारक या जबराल्टर में, वहाँ पे किंग फ़हद ने मॉस्क बनाई है और इसका नाम भी किंग फ़हद मॉस्क है। ये इस्लामाबाद एक मैंने बोर्ड देखा ईरान के अंदर। अच्छा। तो मैंने कहा इसकी पिक्चर लेनी चाहिए, ये तो हमारा कैपिटल है। बट ये छोटा सा एक गाँव था वहाँ। ये रशिया की पिक्चर है जी, ये ग्रैंड कैनियन की है। ये हिज़ एक्सीलेंसी शेख मंसूर हैं जी, शेख मोहम्मद के बेटे हैं। दुबई एमिरेट्स ट्रैवलर फेस्टिवल में मुझे 4 दफ़ा मदऊ किया गया, जो मैं 35 बेस्ट ट्रैवलर था वर्ल्ड का, और मुझे अवार्ड से नवाजा गया। ये उनके साथ पिक्चर है। तो ये एक ऐसी पिक्चर है जो है येलो नाइफ की। अच्छा। यहाँ पे जो दिन होता है वो 22 घंटे का होता है। अच्छा। और पूरी रात को भी सूरज गुरूब नहीं होता। अच्छा। तो ये येलो नाइफ कनाडा का नॉर्थ सिटी है जी। ये वो गाड़ी है जिसमें मैंने 42 कंट्रीज विजिट किया हुआ है जी। और ये मेरा वो कारवान है जो स्पेशल डिज़ाइन किया बनाया पाकिस्तान के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लॉ बनाया हुआ है कि पाकिस्तानी एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट अपनी गाड़ी पे पाकिस्तान विजिट नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तानी फॉरेन नेशनल हैं वो कर सकते हैं। तो ये मुझे एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, 80,000 दिरहम भी ज़ाया हुआ और मुझे परमिशन अभी तक नहीं मिली। मैंने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट भी की। मेरी रिक्वेस्ट है आपकी टीवी की तरफ से भी कि प्लीज़ ये कानून ख़त्म कर दिया जाए ताकि मैक्सिमम टूरिज़म को प्रमोट किया जाए। कई ममालिक तो खड़े ही टूरिज़म के ऊपर हैं। तो इस तरह अगर हम भी अगर ये पाबंदियाँ ख़त्म कर देंगे तो गल्फ़ के लोग तो बहुत हैप्पी होंगे, उसमें अपनी फैमिली के साथ वो आराम से जा सकते हैं। ये वॉल जो है पूरी सिवीनियर वॉल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुनीर साहब, इसकी क्या हिस्ट्री है ये ज़रा बताइए। ये जी जिस सिटी में मैंने ट्रैवल किया है दुनिया के जिस ममालिक के अंदर, चूँकि मैंने 300+ फ़्लाइट्स ली हुई हैं और दुनिया के बहुत से सिटी में गया हूँ, तो हर सिटी से मैंने एक सुवेनियर लिया। इसमें से जो सुवेनियर्स हैं मेरे वो $5 से लेकर $80 तक है। तो ये जब मैं देखता हूँ तो मैं एक खुशी महसूस करता हूँ, फिर मुझे वो याद ताज़ा हो जाती है। मेरा सबसे अच्छा सुवेनियर ये है जी, ये मैंने $80 का परचेज़ किया था। बोइंग 777 बॉडी पार्ट है उसका, जहाज़ का जी। तो ये जहाँ जहाज़ बनते हैं सियाटल में, वहाँ से मैंने ख़रीदा। तो यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब मैं बोइंग फैक्ट्री में फ़र्स्ट विज़िट किया तो उसके बाद मैंने सोचा 4-5 दफ़ा और विज़िट करना है। तो 4 मैं विज़िट कर चुका हूँ। तो जब भी जाता हूँ वहाँ मुझे एक नई दुनिया मिलती है, नए लोग मिलते हैं। और एक बोइंग 747 या बोइंग 777 7 दिनों के अंदर मैन्युफैक्चर हो जाता है, असम्बल हो जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी जो मुझे सबसे अच्छी लगी। ये है जी पूरा ग्लोब है दुनिया का, और मेरा जो प्लान है जी वो 100 कंट्री घूमने का है। और उसमें अभी जो मेरे पास रहता है वो है, मैंने एक प्लान किया हुआ है कनाडा से पनामा तक आने का। और फिर जो है मेरा जो बिग प्लान है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, मैं वेट कर रहा हूँ मेरा कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाए मुझे, तो फिर मैं दुबई से कायरो और फिर कायरो से डायरेक्ट केप टाउन तक जाना चाहता हूँ।
ठीक। ये मेरा फ्यूचर प्लान है जी। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और हालात हुए तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ना हुए तो फिर उसकी रज़ा मेहरबानी। तो मैं इंशाल्लाह, मेरा एक और भी प्लान है जी कि मैंने जो एक लास्ट मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि मैं अपना एक घर बेच के उस घर को एक सस्ता घर में चेंज करूं आधी प्राइस में, और आधे प्राइस से जो मैं एक जहाज़ किराए पे लूं। और पायलट बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अंडर ट्रेनिंग हूँ मैं। अच्छा। तो फिर मैं अपना जहाज़ पूरी दुनिया में उड़ाना चाहता हूँ जी। तो ये इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट जब मैं 70 साल की उम्र हो जाएगी मेरी, तो ये मैंने अपने आप को गिफ्ट देना है जी, अगर मैं मेडिकल क्लियर कर गया। जी ज़रिया, अब ये थी कहानी मुनीर साहब की, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके साथ आगे एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। कैफ़े मारगला के लिए इमरान यूसुफज़ई, सुनो टीवी, दुबई। जी, तो प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट एंड वी आर वेरी अबाउट टू क्लोज। सबको पता है, वो व्यूअर्स जो कि प्रोग्राम कैफे मागला देखते हैं, कि हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है वो सिंगिंग के हवाले से होता है। हमारे साथ म्यूजिशियंस मौजूद होते हैं और आज भी हमारे साथ एक सिंगर मौजूद है जिनका नाम है तहसीन अली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तहसीन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तहसीन, वैसे तो आप काफी अरसे से सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं कि कुछ स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, क्या लगता है आपको कि ये वाला फेज ऐसा आया है कि उस वक्त से लेके अब तक मुझे अपने अंदर बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी, बड़ी पॉजिटिव तब्दीली नजर आ रही है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी फ़र्क मतलब हर चीज़ में है, वोकल्स में भी आया है और एक्सपीरियंस में भी आते हैं इंसान की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस्म के गाने गाना पसंद है आपको? मुझे ज़्यादा क्लासिक्स, मतलब क्लासिक्स भी और मिक्स अप सारे गाता हूँ मैं गाना। मतलब क्लासिक भी हो गए और कुछ मैशअप वैशअप भी, और साथ वो जो रैप होते हैं वो भी कभी गए बनाए? रैप गाया तो नहीं है लेकिन बनाया ज़रूर है, क्योंकि मेरा ऑडियो स्टूडियोस में काफ़ी एक्सपीरियंस होते रहते हैं लड़कों के, काफ़ी काम करता रहता हूँ। तो फिर एक मैंने बनाया है रैप सॉन्ग, लेकिन किया अभी तक नहीं है रैप सॉन्ग। तो तहसीन के साथ एक पियानिस्ट भी मौजूद है और आमूज को तो सब जानते हैं। जरा आप अपना तारुफ हमें खुद करवा दीजिए सर जनाब आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है। अली, आप कब से तहसीन के साथ कोलैबोरेशन में? तहसीन और मैं एक ही टीचर के स्टूडेंट हैं। अच्छा जी जी। तो निकम्मा सबसे ज्यादा कौन सा था, ये बताएं, किसने ज्यादा टाइम लगाया सीखने में? ये अपने इस तरफ पियानो की तरफ चला गया, मैं अच्छा। स्टूडियो की तरफ चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही कामयाब हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तहसीन, फिर मुझे ये बताइए कि आपने कहा ना कि आपको क्लासिकल गाना बहुत पसंद है, और क्लासिकल पे तबला तो आमूज जब बजाते हैं तो डेफिनेटली कौन सा गाना जो आप हमें सुनाएंगे? जी अभी तो मैं तू को जामन को जा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई अच्छा सा नुसरत साहब का भी। डन 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 जनाब। तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम। तेरे गुल और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुल और ये लब तू तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा बल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू
समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मैं कुजा, 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 कुजा मैं कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआई मामा है तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआई मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, तो तहसीन मुझे ये बताइए कितना अरसा हो गया आपको गाते हुए? मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ, अच्छा, छोटी सी उम्र से ही जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बस आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सपीरियंस आया, मतलब पहले तो काफ़ी आवाज़ थोड़ी बच्चों वाली भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया और काफ़ी अच्छा मेरा रिस्पॉन्स भी आ रहा है गानों का, और काफ़ी वेरी नाइस। तो कवर सॉन्ग जरा ज़्यादा गाते हैं आप? नहीं, ऑफिशियल अपने गाने करता हूँ मैं। अच्छा, ओके। तो अभी तक कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो आपके बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किए हों? अभी 2019 में हुआ था नेशनल कंपटीशन पीटीवी का, वो हम लोगों ने विन किया था। ऑल पाकिस्तान कंपटीशन था, रिकॉर्डेड मिली नगमे और वीडियोस, अपना कंटेंट सारा, वो मतलब तो लिरिक्स वगैरह। हाँ, वो आपको देखने से ऐसे लग रहा है जैसे आप बड़ी शाय सी पर्सनैलिटी होती है, कुछ ऐसा ही था? जी, बस बचपन से अपने आप में यही समझते हैं कि कुछ हैं, लेकिन बस अब अल्लाह पाक इज़्ज़त दे, और यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ म्यूज़िक के लिए हो। ये माशाल्लाह बड़ा यंग टैलेंट हम लोगों का आप सामने आ रहा है, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री अब बड़ा ग्रो कर रही है। तहसीन, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने किन लोगों को फॉलो किया, किन सिंगर्स को फॉलो किया, और किन को ज़्यादा सुनना पसंद करते हो? मैं ज़्यादा नुसरत साहब को सुनना पसंद करता हूँ। आपको पता है वो माशाल्लाह बड़ी शख्सियत है, लेजेंड है। हाँ। और बाकी मेरे फेवरेट्स कुछ मतलब के म्यूजिक्स में हैं इंडिया में, मतलब जिनके म्यूजिक्स को लाइक म्यूजिक को पसंद करते हो आप? सलीम सुलेमान, सलीम भाई, वो उनसे मेरी अक्सर गपशप भी बात भी होती है, और काफ़ी अच्छे माशाल्लाह सूफ़ी वो करते हैं, तो मैं भी बेसिकली लाइक सूफ़ी को ही ज़्यादा करता हूँ। फैमिली की सपोर्ट थी जब आपने सोचा कि नहीं मैंने सिंगिंग की तरफ जाना है या करना है? फैमिली की सपोर्ट बस कुछ थी और कुछ नहीं थी, मिक्सअप सा था काम। लेकिन आप सब राजी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब राजी हैं, तो आप भी राजी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी गाने के साथ, और जिसमें ये भी राजी हैं, इनके घर वाले भी, और अब हम भी आपको भी राजी करने की कोशिश करते हैं। मुझे और इन सबको दीजिए इजाजत। तहसीन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि तहसीन आप नुसरत साहब को कुछ कलाम सुनाएंगे? जी, नुसरत साहब के कलाम के साथ करते हैं प्रोग्राम की क्लोजिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे बाखला। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा पे होने चले बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी,
मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बरासिल मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, ये अदा ये नज़ाकत बरासिल मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं, मौत का जोर चलता नहीं, मौत का जोर चलता